नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम जो 9th क्लास की पुस्तक है आरबीएससी की, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, तो इसका 4th चैप्टर पढ़ेंगे। 3 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं और इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है जो अब तक हमने 3 चैप्टर पढ़े हैं उसमें से। क्वेश्चन ये है कि जो केसरी सिंह बारठ, उन्होंने चेतावनी रा चुंगटिया, ये 100 ठे जो है ये दोहे हैं, मेवाड़ के किस महाराणा को लिख करके भेजे थे? आपको उन महाराणा का नाम बताना है। तो और आगे हम पढ़ते हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और देखिए, जो मोस्ट क्वेश्चन है 2nd ग्रेड के, 1st ग्रेड के, तो उसके लिए टेलीग्राम जो है हमारा चैनल, उसको आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। और जैसे ये है आरपीएससी जीके विद अजय चौधरी 2.0, इस नाम से ये चैनल है और यहां ये क्वेश्चन अपलोड करेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन अपलोड किया, तो इसमें नया फंक्शन, एक फंक्शन अच्छा है, मुझे अच्छा लगा ये फंक्शन। पहले मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है टेलीग्राम के बारे में, लेकिन ये वाला फंक्शन मुझे अच्छा लगा। जैसे क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूं वहां पे, तो जो ही आपने किसी ऑप्शन पे क्लिक किया, तो जैसे ये किसी विद्यार्थी का एक है और उसने जैसे मान लो ये किया तो गलत उत्तर दिया, तो रेड में बता देगा। अब सही उत्तर कौन सा है इसमें से, इसको देखने के लिए आपके जो ही आप किसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो चाहे वो सही है या गलत है, अब यहां एक बल्ब सा आ जाएगा। ये इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको राइट का उत्तर दिखा देगा। तो डेली आपका एक मूल्यांकन होता रहेगा, कई क्वेश्चन अपलोड होंगे, तो आपको खुद को पता चलता रहेगा कि आपको कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। अब ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये शायद मैंने 1-2 दिन पहले ही, शायद कल या अपलोड किया होगा, कि मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को मेवाड़ के किस राणा ने पराजित किया था। अब इस पे 39% ने राणा कुंभा जवाब दिया है और यूट्यूब पे लगभग 66% ने इसका जवाब राणा कुंभा दिया था। तो जबकि ये टॉपिक तो आपने इतनी बार पढ़े होंगे, और जो 2nd ग्रेड है उसमें ये टॉपिक है आपके, राणा कुंभा, राणा सांगा, ये सब पढ़ने हैं आपको। इसका सही उत्तर तो राणा सांगा है ये। तो ये आपका मूल्यांकन है कि आपकी तैयारी कहां है और आप कहां स्टैंड कर रहे हो। और ये क्वेश्चन जो था, ये कोई बहुत हार्ड क्वेश्चनों में नहीं आता है। ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल नॉर्मल में आता है कि कम से कम 80% इसका जवाब ये देना चाहिए संग्राम सिंह। तो अगर आपने ये चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिएगा। ये चैनल का नाम आरपीएससी जीके विद अजय चौधरी 2.0 ये है। जो क्वेश्चन अपलोड करता हूं वो बहुत अच्छे अपलोड करता हूं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ये है कि राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। तो इसमें मेर विद्रोह है, भील विद्रोह है, उदयपुर राज्य में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन और मीणा विद्रोह है। तो ये हम पढ़ेंगे। किसान आंदोलन वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था और अब राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन वाला टॉपिक है, ये पढ़ेंगे। तो यह है राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मध्य अपवित्र गठबंधन का प्रतिरोध सर्वप्रथम मेर, मीणा और भील जनजातियों ने किया। तो ये देखे, जो स्थानीय सामंतवाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मध्य जो गठबंधन, अब उस गठबंधन को अपवित्र ही था वो, कैसा गठबंधन था वो, तो उसका प्रतिरोध सबसे पहले किसने किया था? मेर, मीणा और भील जनजातियों ने। मेर विद्रोह 1818 से 1824 तक। मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र अंग्रेजों के आगमन के पूर्व सीधे तौर पर किसी राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण में नहीं था। मेरों द्वारा आबाद क्षेत्रों के भूभाग मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर के अंतर्गत थे, किंतु मेरों पर इनका राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने उन्हें अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था। यही मेरों के विद्रोह का प्रमुख कारण बना। तो मेर जो जनजाति है, ये प्रत्यक्ष रूप से किसी राजनीतिक सत्ता के केंद्र में नहीं होती थी, नियंत्रण में नहीं होती थी, और मेरों द्वारा आबाद क्षेत्रों के भूभाग मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर के अंतर्गत थे। मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर, किंतु मेरों पर इनका राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। तो
अंग्रेजों ने इनको अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। अभी कितना अच्छा पॉइंट बनता है कि भाई भले ही पहले यहां क्या थी, रियासतें थी, राजा थे, लेकिन जो जनजाति क्षेत्र थे वो पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट उस तरह से नियंत्रण में नहीं होते थे। और आज भी भारत में जहां जनजातियां, आप देख लीजिए, सरकार कोई स्पेस रूप से उन पर नियंत्रण करने का कोई प्रयास नहीं करता है। हालांकि यहां तक कि कई जनजातियां जो ऐसे स्थानों पर बसी हुई है कि भारत का जो लॉ है वो भी उन पर लागू नहीं किया जाता, जबकि वैसे देखा जाए तो लॉ तो पूरे भारत पर लागू है। लेकिन फिर भी कई जनजातियां ऐसा है कि सरकार उनके कोई हस्तक्षेप नहीं करती। जैसे अंडमान निकोबार में एक आता है जनजाति का जिक्र, वो बाहर से एक अंग्रेज आया था इनको ईसाई बनाने के लिए, जनजातियों को, जो यहां रहते थे जनजाति, और जो यहां के लोग थे जनजाति वाले, उन्होंने उसको मार गिराया, दूर से पास आने ही नहीं दिया उसको। नाव लेके गया था, बोट लेकर के वो, और वो दूर से ही उन्होंने तीरों से, बालों से इस तरह से हमला किया और वो वहीं मारा गया। वो तो ऐसा थोड़ी कि सरकार उन पे ये लगाई कि धारा आईपीसी की धारा 302 तुमने हत्या कर दी, नहीं। तो बस उसी तरह से आप समझिए जनजातियों के कोई ज्यादा ऐसे छेड़छाड़ नहीं होती थी, लेकिन अंग्रेजों ने इनको अपने नियंत्रण में लाने का पूरा प्रयास किया। सन 1818 में अजमेर के अंग्रेज सुप्रिंटेंडेंट एफ विल्डर ने झाक और अन्य गांव जो मेरवाड़ा क्षेत्र के केंद्र बिंदु माने जाते थे, यानी अजमेर उसके आसपास का जो क्षेत्र है, के साथ समझौता किया, जिसके अनुसार मेरों ने लूटपाट न करने की सहमति प्रदान की। मार्च 1819 में विल्डर ने किसी साधारण घटना को मेरों द्वारा उपयुक्त समझौते को तोड़ना सिद्ध करते हुए मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। उसने नसीराबाद से सैनिक साथ लेकर मेरों के खिलाफ दंडात्मक अभियान प्रारंभ किया। मेयरों को दंडित किया गया और उन पर नियमित निगरानी रखने के लिए मेरवाड़ा क्षेत्र में पुलिस चौकियां स्थापित की। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा मेयरों को घेरने की नीति आरंभ की गई। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप मेयरों ने 1820 के आसपास जगह जगह विद्रोह कर दिया और अपने क्षेत्र में पुलिस चौकी और थानों को हटाने का प्रयास किया। नवंबर 1820 में झाक नामक स्थान पर ब्रिटिश पुलिस के हत्याकांड ने अंग्रेजों और साथ ही मेवाड़ व मारवाड़ राज्यों को भयभीत कर दिया। यहां मेयर विद्रोह अत्यंत व्यापक व भयानक था। मेयरों ने अनेक स्थानों पर अंग्रेजी पुलिस चौकियों को जला दिया था तथा सिपाहियों को मार दिया था। बढ़ते हुए मेयर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना की 3 बटालियन मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं ने मेयरों पर आक्रमण किया, जिससे भारी जनधन की हानि हुई और ये सेनाएं जनवरी 1821 के अंत तक मेयर विद्रोह का दमन करने में सफल रही। अब आपके क्वेश्चन इसमें कैसे बनेगा? एक तो सबसे पहला यह बनेगा कि मेयरों के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। दूसरा आपसे यह पूछ सकता है कि कौन से क्षेत्र के आसपास रहते थे, मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर के अंतर्गत। इस अंग्रेज अधिकारी का नाम आपसे पूछ सकता है। यह जो क्षेत्र है झाक, इसका नाम आपसे पूछ सकता है, और या फिर आपसे यह समय पूछ सकता है, यह 1818 से 1824 का। तो आप देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति से पहले का समय है ये, और जब जो राजस्थान की रियासतें हैं उन्होंने संधि करना शुरू कर दिया था अंग्रेजों से 17 से 23 तक, तो वही बीच का वो समय है 1818 से 24 का। (1822) ईस्वी में मेयरों से गठित मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर मुख्यालय पर स्थापित की गई। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, यह सबसे महत्वपूर्ण है कि मेयरों की गठित जो ये मेरवाड़ा बटालियन है कहां गठित की गई थी? ब्यावर में। ब्यावर कहां पड़ता है? अजमेर में। तो सैनिक छावनी जब मैंने आपको पढ़ाता हूं, ये 6 सैनिक छावनियां थी। 1857 की क्रांति जब होती है राजस्थान में, तो उसमें 2 सैनिक छावनियां ऐसी थी जो सैनिक छावनी थी, फिर भी वहां विद्रोह बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तो वो कौन सी सैनिक छावनियां थी? वो एक तो ब्यावरी थी और दूसरी उदयपुर की थी खेरवाड़ा। तो ये ब्यावर और खेरवाड़ा थी, तो ये ब्यावर वही ब्यावर 1822 में गठित होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक संपूर्ण मेरवाड़ा क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में रहा। ब्रिटिश प्रशासन 19वीं सदी के अंत तक कठोर दमनात्मक उपायों का सहारा लेकर मेरवाड़ा में शांति स्थापित करने में सफल रहा। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेजों ने मेयरों में समाज सुधार गतिविधियों का प्रारंभ किया। इस प्रकार अंग्रेज 1947 तक मेयर विद्रोह को नियंत्रित करने में सफल रहे। अब आता है भील विद्रोह 1818 से 1860। भील मूलतः एक शांतिप्रिय जनजाति रही है। वे अंग्रेजों के आगमन तक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे थे
और 1818 ईस्वी के पश्चात उनके ऊपर स्थापित अर्ध सामंती और अर्ध औपनिवेशिक नियंत्रण ने उन्हें विद्रोह के लिए बाध्य कर दिया। देखिए, भारतीय वैसे भी कभी चला करके किसी चीज का विरोध नहीं करते हैं, आपस में बातें शेयर कर लेते हैं और बुराई करके निकल जाते हैं अगर किसी चीज से कोई दिक्कत होती है तो। चला करके विद्रोह करना, विरोध करना जनता नहीं करती है सामान्यतया। वो तब होता है जब आप उनके जीवन में छेड़छाड़ करो, वहां जाकर के आप उनको कुछ सुधारना चाहो या उनके सुधारने की कोशिश करो कि तुम्हारे सिस्टम में गड़बड़ी है, चाहे वो खराब ही क्यों ना हो। जैसे आप जानते हैं कि यहां क्या क्या बुराइयां चल रही थी। सती प्रथा कितनी बड़ी बुराइयों में से थी, और जब राजा राम मोहन राय ने जब इस चीज को दूर करने का प्रयास किया, अंग्रेजों के साथ मिलकर लॉ बनाया, कानून बनाया, तो क्या उनको विरोध का सामना नहीं करना पड़ा था? राजा राममोहन राय को भी बहुत जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था अपने ही लोगों से, इसी सोसाइटी से। उनको मारने तक का प्रयास किया गया। तो लोग जो है वो अपने अंदर की कमियों को निकाल करके और एक बड़ी सोच के साथ कि हम करें, ऐसा नहीं है। और इसीलिए हिंदुस्तान गुलाम रहा है। पहले मैं बच्चा था, मैं सोचता था कि यार ये पहले मुगल आए, इन्होंने भारत पे राज किया, अंग्रेजों ने भारत पे राज किया, इन्होंने ऐसे किया। अब मुझे लगता है यहां वाले इस लायक थे ही नहीं, इसलिए उन्होंने राज कर लिया। यह हकीकत है, आपको कड़वा लग सकता है। हिंदुस्तानी कोई पूरे विश्व में बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं माने जाते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि अपनी आलोचना व्यक्ति को सुननी चाहिए, कि कोई व्यक्ति अगर स्पष्ट रूप से कभी भारत के बारे में देखता हूं कि कुछ लोग जब बिल्कुल आलोचनात्मक सही रूप से आलोचना करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग जब बताते हैं, तो लोग उनकी हर जगह सोशल मीडिया पे अभियान चला देते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं। तो फिर वो कुछ बोलते ही नहीं है, कहे तुम पड़े रहो, हमें क्या है। तो जब तक कोई सोसाइटी, कोई समाज अपनी बुराइयों को नहीं देखेगा कि हम में क्या खामियां हैं और हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं, सारी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आज भी हम वहीं के वहीं हैं। 10% लोग हैं जो आगे ग्रोथ जिन्होंने की है, जिनकी वजह से हिंदुस्तान एक देश के रूप में है कि हाँ ये है। ये 10% लोग ही हैं, चाहे बिजनेस पर्पज से हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी के रूप में हो, हर तरह से अगर देखा जाए तो 90% जो पॉपुलेशन है उसको कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, कि कोई भी राजा हो हमें क्या। मैंने आपको मध्यकालीन का एक बताया भी था कि वो जब जो ये सुल्तान वाला जो समय होता है, सल्तनत काल 1206 से, तो एक मध्यकालीन इतिहासकार है, वो एक यहां के किसान से पूछता है। वो किसान खेत में काम कर रहा था, क्या तुम्हें पता है कि अब जो है, पहले जो हिंदू राजा थे वो नहीं रहे अब, और अब तुम्हारे ऊपर जो है वो मुस्लिमों का राज हो चुका है। वो किसान उसकी तरफ बिना देखे बिना वही कहता है कि कोई भी नरप हो हमें क्या भाई, कोई भी राजा हो मुझे क्या करना है, मुझे तो उसको भी क्या देना होता था, टैक्स देना होता था, इसको भी मुझे टैक्स देना पड़ेगा, तो मेरे मतलब से कोई भी राजा हो मुझे क्या। तो ये चीजें होती है। तो भारतीय जनता को अपने देश से प्रेम वगैरह ये सिर्फ झूठी बातें हैं। केवल 10% लोग हैं जो इस देश के लिए जिए हैं, इस देश के लिए मरे हैं, इस देश के लिए शहीद हुए हैं। 1818 ईस्वी में उदयपुर राज्य के भीलों ने अनेक कारणों से विद्रोह किया। एक तो भीलों पर कर थोपने के अंग्रेजी प्रयासों ने भीलों में असंतोष को जन्म दिया। अब एक कारण अच्छे से पढ़िएगा, एक तो कर लगा दिया इन पे, दूसरा अंग्रेजों की भील दमन नीति ने भीलों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक मनोवैज्ञानिक संदेह उत्पन्न कर दिए थे। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायक संधि के तुरंत पश्चात उदयपुर राज्य का आंतरिक प्रशासन जेम्स टोड ने अपने हाथ में ले लिया। ये वही कर्नल जेम्स टोड है, राजस्थान के इतिहास का पापा है। ये जो कर्नल जेम्स टोड है, इसको राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। द एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक है जेम्स टोड की। मेरे पास में ग्रंथ है, ये जेम्स टोड ने जो अपने ग्रंथ लिखा था उसका हिंदी अनुवाद जो है। उसने कई तो बातें जेम्स टोड की ऐसी है जो आसपास भी मतलब नहीं मिलती, उसको कैसे उसने लिखी होगी, लेकिन बहुत सारी, क्योंकि जेम्स टोड ने इतिहास ऐसा ही नहीं था कि नींद में लिख दिया। ये पूरे राजस्थान के अंदर जो पहले से ऑलरेडी ग्रंथ थे उनका अध्ययन किया, हर जगह के जहां जहां ये लगे हुए थे शिलालेख, अभिलेख, ताम्रपत्र,
इतना अध्ययन कर सब करने के बाद में ये सारे सबूत ले गया था अपने साथ, फिर जाकर के इसने ग्रंथ लिखा था। और उसने भीलों पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भीलों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। चौथा, 1818 की संधि के पश्चात अधिकांश देशी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। भील राजा और जागीरदारों की सेना ने नियमित और अनियमित रूप से नियुक्त रहते थे और इन सेनाओं के भंग होने से बेरोजगारी के चलते उनमें असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। तो ये कई कारण थे। और तो पहला कारण तो ये था कि टैक्स वगैरह जो है वो इन्होंने थोप दिया इन पे, भीलों पे। तो भीलों ने कहा यार हम किस चीज का टैक्स दें, और फिर ये दमन करने का भी इन्होंने प्रयास किया भीलों का। तो भीलों को उस तरह से भी लगा कि यार ये पूरा हमारी जो जनजाति है उसी को ही कहीं ये लोग नष्ट ना कर दें। और थोड़ा सा अंग्रेजों का ये पुर तो रहता ही था कि जो है ईसाई धर्म में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कन्वर्ट करवाएं। ये मोटो इनके पास हमेशा रहता था, अंग्रेजों के पास। बाकी जो देसी सेनाएं वगैरह थी उनको भंग कर दिया इन्होंने। भाई भील एक वीर जनजाति है, ये तो सभी जानते हैं। महाराणा प्रताप के संघर्ष में सबसे बड़ा योगदान जो आता है वो इन भीलों का आता है कि उन्होंने साथ दिया था। जो राज चिन्ह है मेवाड़ का, उसमें एक तरफ राजा जो इनका होता था जो राज चिन्ह, और दूसरी तरफ भीलों की फोटो होती थी। तो इनका महत्व आप देख सकते हैं कि क्या था। तो इसलिए यहां के जो भी राजा महाराजा भी थे, जागीरदार ठाकुर, वो भी इन भीलों का सहयोग लेते थे अपने साथ, कहीं कोई युद्ध वगैरह होता था उसमें। अब इन देसी सेनाओं को अंग्रेजों ने भंग कर दिया, नया सिस्टम, नए हथियार, अब वो नौकरी चली गई। तो असंतोष होना स्वाभाविक था। पांचवा, भील अपनी पाल के समीपी गांवों से रखवाली, चौकीदारी कर, नमक कर और अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से बोलाई सुरक्षा नामक कर वसूलते थे। तो जेम्स टोड ने राज्य की आय व राजस्व में वृद्धि के प्रयासों के अंतर्गत और भीलों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के ध्येय से भीलों से उनके ये अधिकार छीन लिए। भील वसूला करते थे टैक्स कि भाई इधर से कोई निकलेगा, ये मेवाड़ के आसपास का जो क्षेत्र है उधर भील सबसे ज्यादा रहते हैं। तो यार तुमने हमारा जो हम टैक्स लेते थे बेटे, कह रहे हैं तुम टैक्स लोगे। तो यह भील विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। अब कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये, और आपको क्या लग रहा है कितने लोग इसको सही कर देंगे अगर आ गया कि भील विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? मुश्किल से 5% भी नहीं होंगे जो इस क्वेश्चन को सही करेंगे। तात्कालिक कारण ये लास्ट वाला है। भीलों से उनके ये अधिकार छीन लिए गए थे। ये रखवाली यानी कौन सा कर है? चौकीदारी कर, चौकीदारी नामक, नमक नहीं सॉरी नमक बोल दिया होगा मैंने। जो ये रखवाली चौकीदारी नामक का जो कर था, और बाकी जो माल ढुलाई वगैरह के लिए जो ये जाते थे तो वो वसूलते थे कि यहां से निकलोगे तो पैसा देना पड़ेगा। भीलों से उनके ये अधिकार छीन लिए गए थे, यह भील विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। भीलों ने अपने इन परंपरागत अधिकारों को छोड़ने से इनकार करते हुए अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1818 ईस्वी के अंत तक उदयपुर राज्य के भीलों ने यह चेतावनी देते हुए अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी कि यदि सरकार उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी तो वे विद्रोह के लिए बाध्य होंगे। भीलों ने अपने क्षेत्र की नाकेबंदी करते हुए राज्य के विरुद्ध बगावत कर दी। लंबे समय तक राज्य के अधिकारी भील क्षेत्रों में नहीं घुस सके, क्योंकि भील थे भी बहुत, और वीर जनजाति है इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, जो मरने मारने से नहीं हिचकिचाते, जान देने को भी तैयार रहते हैं और जान लेने को भी तैयार रहते हैं, तीर चलाने में माहिर। और आप आज भी देख लीजिए कि जो जंगल वगैरह होते हैं, जैसे ये जो मध्य प्रदेश और उधर का जो एरिया है, नक्सली इलाके जो होते हैं, आर्मी चाहे कितनी ही उनको चीजें सिखाई जाए, आज भी आर्मी जब जंगलों में जाती है नक्सलियों का सामना करने के लिए, कितने सैनिक शहीद हो जाते हैं, क्योंकि उस जंगल के बारे में उनको पता नहीं, और वो कहां कहां छिपे हुए हैं, किस किस जगह हैं, कुछ नहीं पता। तो आज के समय में जब इतने आधुनिक हथियार हैं तब की यह हालत है, तो उस समय कोई रियासतों के पास में तो ऐसे था नहीं कि किसी पास मोबाइल है, मोबाइल हैक कर ली कि व्हाट्सएप है, ये मोबाइल हैक करके इनकी बातें सुन ली भीलों की कि तू उधर से आजा, उधर से सेना आ रही है, तू उधर से तीर चला रहा, मैं इधर से चलाता हूं, ओके डन डन। ऐसा तो था नहीं।
तो इनको कहां पता जंगलों में कहां भील, किस जगह पे क्या उन्होंने बिछा के रखा है, किस तरह से कौन मारा जाए। इसलिए भीलों के दमन हेतु अंग्रेजी सेना भेजी गई, किंतु वास्तविक संघर्ष होने से पूरे भील मुखियाओं ने मई 1825 में समझौता कर लिया। इसी प्रकार का समझौता डूंगरपुर राज्य की सिमूर, वारू, देवल, नंदूपालों के भीलों ने भी किया। उपयुक्त समझौते के प्रावधान एक पक्षीय थे, किंतु इनके माध्यम से अंग्रेज लंबे समय तक डूंगरपुर राज्य में शांति बनाए रखने में सफल रहे। उदयपुर राज्य के भीलों ने कभी भी इस प्रकार की शर्तें स्वीकार नहीं की। जो मेवाड़ का पानी पिएगा, जो उदयपुर का, चित्तौड़ का पानी पिएगा, वो अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। उदयपुर में एक अलग ही बात है। अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के समक्ष समर्पण नहीं किया। जनवरी 1826 ईस्वी में गिरासिया भील मुखिया दौलत सिंह और गोविंद राम ने अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1826 ईस्वी में लंबी बातचीत के उपरांत दौलत सिंह के आत्मसमर्पण के पश्चात ही यह विद्रोह समाप्त हुआ। अंग्रेजों व उदयपुर राज्य ने 1838 ईस्वी तक भीलों के प्रति उदार नीति अपनाई, क्योंकि दमनात्मक सैनिक आक्रमणों के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए थे। पहले अंग्रेजों ने नीति अपनाई थी आक्रमण करने की, लेकिन उसका कोई रिजल्ट निकला नहीं, तो फिर इन्होंने उदार नीति अपनाई। यूं छुटपुट भील उपद्रव की घटनाएं जारी रही, किंतु कुल मिलाकर 1838 तक उदयपुर राज्य में शांति रही। 36 में बांसवाड़ा राज्य में भील उपद्रव हुए, जिन्हें अंग्रेजी सेना की सहायता से बांसवाड़ा के महारावल ने तुरंत नियंत्रित कर दिया था। अंग्रेजों ने बल प्रयोग के उपाय नहीं छोड़े, बल्कि मेरवाड़ा बटालियन की पत्ती पर भीलों के विरुद्ध लंबी सैनिक योजना तैयार की, जिसके अंतर्गत भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से भीलों की सेना के गठन का निर्णय लिया। अंग्रेज बहुत तेज दिमाग वाले थे, और यही कारण है कि आधी दुनिया पर उन्होंने राज किया है। भाई राज, आधी दुनिया पे अगर कोई राज करके गया है तो कुछ तो उनमें बात होगी कि वो राज उन्होंने कर लिया। बाहर से आए हुए मुट्ठी भर अंग्रेज, लेकिन यहां के लोगों का ही इस्तेमाल करके और इन्हीं लोगों पर शासन किया। कांटे को कांटे से निकाला, जहर का इलाज जहर। भीलों पर ही नियंत्रण स्थापित करने के लिए इन्हीं भीलों से आर्मी बना दी। अप्रैल 1841 में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कोर के गठन को स्वीकृति प्रदान की। कब? अप्रैल 1841। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया आपका। मेवाड़ के भील क्षेत्रों में खेरवाड़ा और कोटड़ा में 2 छावनियां स्थापित की गई, और यही खेरवाड़ा और वो पहले वाली जो ब्यावर थी, यही 2 सैनिक छावनी ऐसी थी जहां कोई विद्रोह नहीं हुआ था। कहां सबसे वीर जनजाति थी, और कहां 1857 के विद्रोह में कोई विद्रोह ही नहीं हुआ। यहां पे अंग्रेजों के सैनिक उपाय कुछ समय तक ही भीलों को शांत रख सके। 1844 में बांसवाड़ा राज्य में छुटपुट भील विद्रोह हुए। इसी समय माही काठा एजेंसी के अंतर्गत पोसीना गुजरात और सिरोही राज्य के भील और ग्रासिया विद्रोही हो गए थे। बांसवाड़ा राज्य के भील विद्रोह को गुजरात में 1846 ईस्वी के कुंवर जीवे वसावो के नेतृत्व में गुजरात के भील विद्रोह से बढ़ावा मिला। यह नाम आप ध्यान रखिएगा, जीवे वसावो। बांसवाड़ा राज्य ने अपने वकील कोठारी केसरी सिंह को सहायता हेतु वेस्टर्न मालवा ब्रिटिश एजेंट के पास भेजा, और अंग्रेजी सेना की सहायता से 1850 ईस्वी के अंत तक भील विद्रोह को कुचल दिया गया। 1850 से 55 के मध्य कोई बड़े भील विद्रोह की घटना नहीं घटी, किंतु दिसंबर 55 में उदयपुर राज्य के कालीबास के भील विद्रोही हो गए थे। महाराणा ने मेहता सवाई सिंह को एक सेना लेकर 1 नवंबर 1856 को भीलों के दमन हेतु भेजा। सेनाओं ने गांव में आग लगा दी और भारी संख्या में भीलों को मौत के घाट उतार दिया गया। 1860 ईस्वी तक निरंतर छुटपुट भील विद्रोह की घटनाएं घटती रही। 57 की क्रांति के दौरान भी भील विद्रोह की संभावना थी, किंतु भील इस राष्ट्रीय क्रांति से अनभिज्ञ थे, और राजकीय पलटनों ने अंग्रेजों के प्रति कोई विद्रोह नहीं किया। तो यही कारण है कि जो खेरवाड़ा है वहां से कोई विद्रोह नहीं हुआ। तो अब आपके ध्यान में रखने वाली क्या चीज है, अब ये जैसे मेन नेताओं का नाम ध्यान में रखना है, और जैसे कालीबास के भील विद्रोही हो गए थे, महाराणा ने मेहता सवाई सिंह को एक सेना देकर के भेजा। तो ये कुछ इस तरह के पॉइंट हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है।
1861 में उदयपुर के समीप खेरवाड़ा क्षेत्र में भील उपद्रव की घटनाएं आई। 63 ईस्वी में कोटड़ा के भील हिंसक गतिविधियों में संलग्न हो गए, जिसकी जिम्मेदारी मेवाड़ भील कोर के कमांडिंग अधिकारी ने उदयपुर राज्य पर सौंपी, क्योंकि राज्य के प्रशासनिक अधिकारी भीलों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे थे। इन आधारों पर हाकिम को स्थानांतरित कर दिया और सैनिक कार्रवाई व शांतिपूर्वक समझाकर भील उत्पात को शांत कर दिया। उसके बाद 1867 ईस्वी में खेरवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य देवलपाल के भीलों ने उत्पात आरंभ कर दिया, जिसे मेवाड़ भील कोर ने कुचल दिया था। मैंने आपको पहले कहा था मेवाड़ भील कोर में थे कौन? थे तो भील ही। उसी भीलों से किनको कुचलवा दिया? भीलों को। तो अंग्रेजों ने, यह पॉलिसी इनकी अंग्रेजों की ऐसी थी कि भाई के हाथों भाई को मरवाना। 1872-75 के दौरान बांसवाड़ा में भील विद्रोह की अनेक घटनाएं घटी। यह आप ये नाम ध्यान में रखिएगा। यहां पर ये देवलपाल के भीलों ने, कि खेरवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य जो है, यहां देवलपाल स्थान के जो भील थे। उदयपुर राज्य में कालीवास के भील, ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। कभी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है यहां से। बांसवाड़ा राज्य में चिलकारी और शेरगढ़ गांवों के भील छापामार गतिविधियों द्वारा अशांत रहे। 1873-74 के दौरान इन गांवों के भीलों ने खुला विद्रोह कर दिया और उनकी गतिविधियां मध्य भारत के सैलाना और झाबुआ राज्यों तक फैल गई थी। 1881-82 में उदयपुर राज्य के भील अंग्रेजों व राज्य के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह सिद्ध हुआ। असल में यह लंबे समय से एकत्रित भील आक्रोश का विस्फोट था। तो ये जो समय था, ये 26 मार्च 1881 की रात में राज्य की सेनाएं मामा अमान सिंह राज्य का प्रतिनिधि और लोनारगन अंग्रेज प्रतिनिधि के नेतृत्व में बारापाल पहुंची। इसके साथ महाराणा का निजी सचिव श्यामल दास भी था। 27 मार्च को सेना ने बारापाल में सैकड़ों भील झोपड़ियों को जलाकर राख कर दिया। 28 मार्च को पूरे दिन सैनिक अभियान जारी रहा और बारापाल के आसपास भीलों के झोपड़ों को जलाया जाता रहा। फौजों की इन कार्रवाइयों से बचने के लिए अधिकांश भीलों ने परिवार सहित स्वयं अपने घरों को उजाड़कर सघन जंगलों और पहाड़ियों की ऊंची चोटियों पर पहुंचकर सुरक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली थी। तो बहुत अच्छा दे रखा है इसमें, ये 26 मार्च 1881 मैटर बहुत अच्छा है इसमें। इनके नाम ध्यान में रखिएगा। राज्य का प्रतिनिधि था अमान सिंह और अंग्रेज प्रतिनिधि था लोनारगन और महाराणा का निजी सचिव था श्यामल दास। ये बारापाल ध्यान में रखना नाम आपको। अपनी स्थिति सुदृढ़ भीलों ने मार्ग में बाधा उत्पन्न कर राज्य की सेनाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। निराश सेना और सेनापतियों ने सुरक्षात्मक स्थिति लेकर रिखदेव में डेरे डाल दिए थे। अब देखिए, जो कोई उदयपुर का या उस साइड का कोई रहने वाला कोई विद्यार्थी हो तो वो इन स्थानों से परिचित हो जाएगा कि ये स्थान कहां कहां है। जो लोकल आसपास के जगह का होता है वो तो नाम जानता है कि अच्छा ये चीज यहां है। तो ये कई स्थान नाम को जो विद्यार्थी रहने वाले हैं वहां के उनको पता होगा। यहां लगभग 8000 भीलों ने इनको घेर लिया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बिलखपाल का गामेती निमा, पीपली का खेमा और सगात्री का जोयता थे। ये नाम घोट लेना और आरपीएससी का जो पैटर्न हो रहा है उस हिसाब से ये पूछ सकता है आपसे। बिलखपाल का गामेती निमा, पीपली का खेमा और सगात्री का जोयता। सैनिक अधिकारियों ने भीलों के साथ शांति समझौते के प्रयास किए किंतु सफलता नहीं मिली। महाराणा के निजी सचिव श्यामल दास ने रिखक देव मंदिर के पुजारी खेमचंद भंडारी के माध्यम से भील नेताओं से वार्ता आरंभ की। रिखक देव मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी के माध्यम से 25 अप्रैल 1881 को भीलों के साथ समझौता हो गया। राज्य के अधिकारी आधा बराड़ कर छोड़ने, ये जो कर हैं, भविष्य में भीलों को जनगणना कार्यों से कष्ट न पहुंचाने और विद्रोही भीलों को माफी देने पर सहमत हो गए। भीलों ने राज्य के नियमों के पालन करने का वचन देते हुए कानून विरोधी गतिविधियों में संलग्न न होने की स्वीकृति दी। उपयुक्त समझौते ने एक भयंकर भील विद्रोह को शांत अवश्य कर दिया किंतु पूर्ण शांति स्थापित नहीं हो पाई थी। यद्यपि मेवाड़ की भील समस्या को 19वीं सदी के अंत तक पर्याप्त सीमा तक सुलझा लिया गया किंतु डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अतः
20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों में गोविंद गिरी के नेतृत्व में शक्तिशाली भील आंदोलन आरंभ हुआ। गोविंद गिरी ने भीलों के उत्थान हेतु समाज और धर्म सुधार आंदोलन आरंभ किया था, जो आगे चलकर राजनीतिक और आर्थिक विद्रोह में परिवर्तित हो गया। गोविंद गुरु डूंगरपुर में बेड़सा नामक गांव के निवासी और जाति से बंजारा थे। उनकी निर्धन आर्थिक दशा और उनके पुत्रों व पत्नी की मृत्यु ने उन्हें आध्यात्म की ओर प्रेरित कर दिया था और वे सन्यासी बन गए। तो व्यक्ति जो है, जब परिवार से, जब बच्चों में कईयों की मृत्यु देख लेता है, पुत्रों की, पत्नी की या परिवारजनों की, जिनकी अकाल मौत होती है, तो उसके बाद व्यक्ति किसकी ओर परिवर्तित हो जाता है? आध्यात्म की तरफ। उसको लगता है कि ये सब चीजें क्षणिक है, या फिर किसी को धोखा मिलता है तो अध्यात्म की तरफ प्रेरित हो जाता है। जैसे राजा भर्तृहरि का नाम सुना होगा आपने, तो उनकी भी जो कहानी आती है वो भी बाद में फिर सन्यासी बन गए थे। उन्होंने धुनी स्थापित कर एवं निशान ध्वज लगाकर आसपास के क्षेत्र के भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना आरंभ कर दिया। गोविंद गिरी के विचारों ने भीलों को जागृत किया और उन्हें अपनी दशाओं और अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। इन विचारों ने उन्हें सोचने के लिए भी बाध्य कर दिया था कि उनके वर्तमान शासकों ने उन्हें पराधीन कर रखा है, जबकि वे स्वयं इस भूमि के स्वामी थे और इन्हें इस पर पुनः शासन करना चाहिए। मतलब अंग्रेजों का शिकंजा कैसा है कि कब ये पूरी तरह से इनके गुलाम हो गए, इनको पता ही नहीं चला। गोविंद गिरी जी ने इनको यह एहसास कराया, कह रहे तुम आजाद थे, तब इनको होश आया, कह रहे यार हम तो मालिक थे यहाँ के, इन्होंने अपना गुलाम बना के छोड़ दिया। इस प्रकार यह समाज और धर्म सुधार आंदोलन धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन में बदलता जा रहा था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। भील आंदोलन काफी बड़ा है। हकीकत में जो भील आंदोलन आप वगैरह पढ़ते हैं वो गोविंद गिरी जी के समय से ही पढ़ते हैं कि जो भील आंदोलन होता है नेतृत्व तो गोविंद गिरी जी करते हैं। बाद में जो होगा उसमें मोतीलाल तेजावत वो नेतृत्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। और देखिए कितना अच्छा अच्छा मैटर है। आप जानते हैं कि 10th क्लास में अगर आपके अच्छे नंबर बने थे, क्यों बने थे? यूं रहता था कि बोर्ड है, तो विद्यार्थी थोड़ा सा उसमें क्या होता था, सिंसियर होता था। पूरे साल भर पढ़ाई होती थी, टेस्ट पेपर होते थे। क्लास में एक बच्चे को कहते कि तू खड़ा हो और चैप्टर पढ़ाते थे, सारे क्लास ध्यान से सुनो। फिर टीचर उन क्वेश्चन को पढ़ाते थे, क्वेश्चन लिखाते थे उस चैप्टर के लास्ट में, और फिर क्या होते थे, टेस्ट पेपर वगैरह होते थे। कभी अर्धवार्षिक है, कभी फाइनल एग्जाम है, तब जाकर के लास्ट में एक अच्छा स्कोर बनता था। अगर एक 10th क्लास के बच्चे की तरह पढ़ाई करे स्टूडेंट, तो कोई सा ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें उसका सिलेक्शन नहीं हो जाए। लेकिन 90% विद्यार्थी, 90 नहीं 95% विद्यार्थी क्या चाहता है, शॉर्टकट। 2-3 महीना कोचिंग करो और डायरेक्ट कोचिंग करके वो सिलेक्शन करवाना चाहता है अपना, कि मैं कोचिंग कर लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कई बार मेरे से विद्यार्थी पूछते भी हैं कि सर मैं कोचिंग कर लूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? या कई बार मेरे से पूछते हैं सर अगर मैं आपका कोर्स ले लूं तो क्या मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा क्या? लेने से ही सिलेक्शन होता है क्या? कोर्स लेने से सिलेक्शन हो जाएगा? आप खुद नहीं पढ़ोगे। अब मेरे पास में मान लो खूब स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया कोर्स, अब वो खुद ही अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, कोर्स लेके छोड़ दिया और एक एक बात को फॉलो नहीं किया, तो फिर कहां से सिलेक्शन होगा? दुनिया में कहीं भी एडमिशन ले लो चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आप खुद कितनी मेहनत करते हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आत्मदीपो भव है, ये महात्मा बुद्ध का जो कथन था, इसको ध्यान रखिएगा। अपनी आत्मा के दीप स्वयं बनो। शिक्षक आपको मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है, आपको सही गाइडलाइन दे सकता है, चीज समझा सकता है, बता सकता है। आपने पूछा साहब मुझे जयपुर से उदयपुर जाना है, मुझे जयपुर से जोधपुर जाना है, मैं कैसे जाऊं? मैंने पूछा किस से जाना चाहता है? कई रास्ते हैं, बस भी जाती है, ट्रेन भी जाती है, हवाई जहाज भी जाता है। इसके अलावा कोई अगर गाड़ी करके जाना चाहिए प्राइवेट, वो भी व्हीकल है। सर मैं तो बस से जाना चाहता हूं। तो एक काम कर, सिंधी कैंप चला जाए, वहां से तेरे को जयपुर से उदयपुर के लिए बसें मिल जाएगी। बता दिया। वहां से पहले चाहे बुकिंग करवाना, चाहे ऑनलाइन बुक कराना, वहां जाना, रात को बैठना, रात वाला सफर ज्यादा सही रहेगा। 9-10 बजे का, 8-9 बजे के आसपास बैठ जाना, सुबह 5-6 बजे आसपास उदयपुर पहुंच जाएगा।
अब वो जाए ही नहीं, मैं बस पूछता रहे हर जगह, मेरे से पूछ लिया, फिर किसी और से पूछेगा मैं उदयपुर कैसे जाऊं, उसने भी बता दिया, फिर तीसरे से पूछेगा मैं उदयपुर कैसे जाऊं, और वो पूरी जिंदगी भर पूछता ही रहा, कभी गया ही नहीं। तो ये स्थिति आपकी नहीं होनी चाहिए कि आप पूरी जिंदगी केवल मार्ग दर्शन ही लेते रहे। चलना शुरू करो तो जोर आएगा चलते हुए। ये इन किताबों को पढ़ने में क्या मजा आता है क्या लोगों को? नहीं आता। मुझे पता है कि ये किताबें पढ़ने में आपको इंटरेस्टिंग या रुचिकर नहीं लगेगी। बात ये नहीं होती कि आपकी रुचि है कि नहीं है, दवाई कड़वी होती है, आपको खानी पड़ती है। आजकल डेंगू इतना फैल रहा है, अपना ध्यान रखना, कई लोगों की मृत्यु डेथ हो चुकी है डेंगू में, और भयंकर पांव पसार रहा है पूरे राजस्थान में। तो डेंगू किसी को हो गया, डॉक्टर ने कहा साहब दवाई बहुत कड़वी है, लेनी पड़ेगी आपको। मेरा तो मन नहीं करता लेने का, तो मरोगे फिर, मन नहीं करता तो कोई ये कहे कि मुझे तो इंटरेस्ट नहीं आता इसमें, तो मत लो इंटरेस्ट। भाई एक जनरल सी बात है कि कोई किसी को मुझे पता है कि जो सिंसियर अभ्यर्थी है, बहुत ज्यादा सिंसियर है, वो तो इनको पढ़ेगा, और बाकी तो भीड़ होती है जो नहीं पढ़ती है वो। और इसीलिए फिर कट ऑफ, आप कभी देखा है कि इन एग्जाम की कट ऑफ 90% या 95 गई हो? नहीं जाती। कट ऑफ वही जाती है 60%, 65। मैंने सेकंड ग्रेड की कट ऑफ वगैरह आपको बताई थी सारी। कभी एक बार 60 गई थी, कभी 64, 68, और कट ऑफ दिनों दिन कम ही हो रही है, बढ़ नहीं रही है। उसका रीजन है कि पेपर अच्छे लेवल के बन रहे हैं, मेहनत विद्यार्थी उस परिप्रेक्ष्य में कर नहीं रहे। 2-3 महीने की कोचिंग से, 3-4 महीने की कोचिंग से वो अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, और वो भी ढंग से नहीं पढ़ते वो, तो फिर वो सिलेक्शन होता नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो इसी तरह से मेहनत करते रहें, ईमानदारी से पढ़ते रहें, और कोई भी चीज देखिए, एक हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई चीज आपको पढ़ने में अच्छा लगे या नहीं लगे। मुझे भी पता है कि जब चीजों में बड़ी शानदार मस्त मस्त, मान लो इनमें कहानियां हो, शायरियां हो, खूब जोक हो, तो विद्यार्थी को बड़ा मजा आता है, नहीं तो उसको लगता है मजा नहीं आ रहा है। तो ये चीजें मैं भी समझता हूं, लेकिन फर्क ये नहीं पड़ता अगर कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं लगता है। फर्क ये पड़ता है कि आपको सिलेक्शन करवाना है कि नहीं करवाना। तो कहते हैं सिलेक्शन तो करवाना है, तो जब करवाना है तो जो पढ़ना तो पड़ेगा फिर इनको। और ये जिन विद्यार्थियों, जैसे मान लो रीट के बैच होते हैं, सेकंड ग्रेड के बैच होते हैं, इनमें शिक्षक फिर भी खूब हंसी मजाक कर लेते हैं। आप आईएएस का बैच आपने हो सकता है कभी तैयारी नहीं की होगी। यूपीएससी के आईएएस की फीस, वो उनकी फीस ही होती है 1.5 लाख, 1 लाख, 70, 80, 50, 60 हजार के तो जमाने गए अब। 1-1.5 लाख से नीचे तो फीस ही नहीं होती। वहां टीचर के चेहरे पे हंसी देखने को नहीं मिलती है वो, और वो सिंसियरिटी से, इतना सिंसियरिटी से पढ़ा है, चुपचाप स्टूडेंट वहां पढ़ता भी है 1.5 लाख रुपए देके, और वो पढ़ते हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने सीरियसली नहीं लिया तो हम तो बर्बाद हो गए। वो वहां जोक सुनने थोड़ी जाते हैं वो। तो मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि स्टूडेंट क्या सोचता है, ये मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, और दवाई चाहे कड़वी हो, लेकिन अगर स्वस्थ होना है तो खानी तो पड़ेगी। तो आपकी पसंद नापसंद का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।